हेलो फ्रेंड्स, मनीषा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनान की सभ्यता का अगला पार्ट। मित्रों, यूनान की सभ्यता का अगला पार्ट जो है उसमें हम क्लिस्निज के बारे में पढ़ेंगे। क्लिस्निज मित्रों, जिसका मैंने आपको पहली वीडियो में उल्लेख भी किया था। क्लिस्निज जो शासक था यूनान का, इसको यूनान में द्वितीय गणतंत्र का संस्थापक कहा जाता है। मित्रों, क्लिस्निज के द्वारा 500 ईस्वी पूर्व में यूनान की शासन व्यवस्था में कई सुधार किए गए। आज हम जानेंगे उन सुधारों के बारे में और यूनानी नगर राज्यों व फारस यानी कि ईरान के बीच जो संघर्ष हुआ, जैसे मैराथन का युद्ध, थर्मोपली का युद्ध, उसके बारे में जानेंगे। मित्रों, इतनी जानकारी प्राप्त करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो जानते हैं मित्रों, क्लिस्निज ने क्या सुधार किए। क्लिस्निज ने यूनान का जो शासन व्यवस्था थी उसमें क्या सुधार किए। तो मित्रों, इसने 500 ईस्वी पूर्व में शासन किया और 500 ईस्वी पूर्व में इसने वहाँ की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए, उसमें पहला जो सुधार है उसमें है एटिना को इसने 10 भागों में बांट दिया। एटिका या एटिना इसको यूनान में कहा जाता था, जिसको पहले 12 भागों में बांटा गया था और अब इसने क्या किया, इसको 10 भागों में बांट दिया। 10 भागों में बांटकर इन 10 भागों से उसने 50-50 सदस्य लेकर 500 सदस्यों की एक सभा या संस्था की स्थापना की, जिसको ब्यूल कहा गया। ब्यूल कहा। कितने सदस्य थे टोटल? 50-50 सदस्य इसने लिए और टोटल जो थे इसमें ब्यूल में 500 सदस्य थे। इन 10 जो खंडों में इसने विभाजित किया था एटिका को, उसके 50-50 सदस्यों को लेकर एक ब्यूल की स्थापना की और ब्यूल में 500 सदस्य थे। मित्रों, इसके बाद इसने एक एरिया पेगस, काउंसिल ऑफ एरिया पेगस जो एक संस्था थी जिसमें भूतपूर्व आर्कन होते थे। मित्रों, मैंने आपको पहले वीडियो में उल्लेख किया था कि यूनान में पहले क्या था, आर्कन का शासन था और आर्कन का चुनाव किया जाता था और भूतपूर्व आर्कन की जो सभा थी, भूतपूर्व आर्कन की जो सभा थी उसको काउंसिल ऑफ एरिया पेगस का नाम दिया जाता था। काउंसिल ऑफ एरिया पेगस। क्लिस्निज ने काउंसिल ऑफ एरिया पेगिस के अधिकारों में कटौती कर दी और आर्कन का जो चुनाव था, उसकी चुनाव की जो पत्ती थी उसको लॉटरी पत्ती से किया गया। आर्कन का चुनाव मित्रों लॉटरी पत्ती से किया जाने लगा। लॉटरी पत्ती से किया जाने लगा। इस तरह मित्रों इसने और भी कई सुधार किए, जैसे इसका जो और तीसरा सुधार था वो था ऑस्ट्रेसिज्म। ऑस्ट्रेसिज्म, ये ऑस्ट्रेसिज्म क्या था मित्रों? ये क्या था कि गणतंत्र का संस्थापक था। द्वितीय जो गणतंत्र था यूनान का, उसका संस्थापक कहा जाता है क्लिस्निज। इसके साथ साथ इसने गणतंत्र की रक्षा का बीड़ा भी उठाया। एथेंस में गणतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को देश निकाला दिया जा सकता था, देश से निकाला जा सकता था। द्वितीय गणतंत्र की रक्षा के लिए गणतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को देश से निकाला जा सकता था। ये इसने सुधार किया ताकि जो जनता है वो विद्रोह ना करे और जनता के बीच जो गणतंत्र के विरुद्ध विद्रोह हो वो दबे रहे। देश निकाला दिया जा सकता था। इस तरह मित्रों इसने गणतंत्र की स्थापना के साथ साथ उसकी रक्षा का बीड़ा भी उठाया। मित्रों, स्ट्रेट गाई और पोल मार्क, ये जो सुधार थे इसने एथेंस की जो सेना है उसमें किए। स्ट्रेट गाई व पोल मार्क, ये क्या था मित्रों? इसने जो 10 खंडों में बांटा था एटिका को, उसके अंदर इसने जो सेना रखी 10 खंडों में, अलग अलग जो सेना थी, उसकी सेना की जो सेनापतियों की सभा थी, सेना के सेनापतियों की जो सभा थी, इसको स्ट्रेट गाई कहा गया। सेनापतियों की सभा, इसको क्या कहा गया? स्ट्रेट गाई कहा गया।
और इन सेनापतियों का जो प्रधान सेनापति था, प्रमुख था सबका, एक प्रधान सेनापति था, उसको पोल मार्क कहा गया। पोल मार्क किसको कहा गया? प्रधान जो सेनापति था उसको पोल मार्क कहा गया। इस तरह मित्रों इसने ये स्ट्रेट गाई और पोल मार्क जैसे सुधार भी किए इसने। अब हम जानते हैं मित्रों शासन व्यवस्था तो हमने पढ़ी भी, क्या क्या इसने सुधार किए। अभी हम जानते हैं कि जो फेमस जो चीज़ें हैं आखिर यूनान की सभ्यता से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो यूनानी नगर राज्य और फारस के बीच जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुए, उनके बीच में क्यों संघर्ष हुआ, क्यों युद्ध हुआ, उनके कारणों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मित्रों। और ये युद्ध कौन कौन से सन में हुई ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं हम यूनानी नगर राज्य और फारस में संघर्ष। मित्रों फारस को ईरान या पर्शिया भी कहा जाता है। और मित्रों यहाँ पर क्या था, शासन जो था वो हकमनी वंश के राजाओं का शासन था। हकमनी वंश का शासन था यहाँ पे। और ये हकमनी वंश के जो राजा थे इनकी नीति साम्राज्यवादी नीति थी। इसी के तहत इन्होंने यूनान की जो संस्कृति वाले क्षेत्र है, जहाँ पर यूनान की संस्कृति फल फूल रही थी, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो मित्रों इन क्षेत्रों में विद्रोह होने लगा। आक्रमण कर दिया ईरान ने यूनान की संस्कृति वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ विद्रोह होने लगा। और इसी बात से परेशान होकर एथेंस व इरिट्रिया नामक जो देश थे, इन दोनों ने मिलकर, एथेंस तो यूनान का एक नगर राज्य था और इरिट्रिया मित्रों एक देश था, इसने इन दोनों ने मिलकर वहाँ क्या सेना भेज दी जहाँ ईरान आक्रमण कर रहा था। मित्रों ऐसी परिस्थिति में यूनान और फारस के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसी बीच क्या हुआ मित्रों, ईरान का जो राजा था, ईरान के राजा का क्या नाम था, ईरान के राजा का नाम था डेरियस प्रथम। इस समय ईरान का जो राजा था उसका नाम था डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम को मित्रों शकों ने पराजित कर दिया। ये शक जो थे मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी मित्रों। इसको हम प्राचीन भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं। और इससे क्या है कि शकों ने इसको डेरियस प्रथम को हिरा दिया, ईरान के राजा को, और उसकी स्थिति कमजोर हो गई। 491 ईस्वी पूर्व की बात है फ्रेंड्स। 491 ईस्वी पूर्व में ईरान ने अपने जो राजदूत थे, अब ईरान की जब स्थिति कमजोर हो गई तो उसने सोचा कि मैं यूनान से मित्रता कर लेता हूँ, युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मित्रवत संबंध बनाने के लिए ईरान के राजदूत जो है वो यूनान भेजे गए। लेकिन मित्रों यूनान में इन राजदूतों का वध कर दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब जो है वो युद्ध जो था वो जरूरी हो गया ईरान और यूनान के बीच। तो फलस्वरूप मित्रों मैराथन का युद्ध होता है ईरान और फारस, जिसको ईरान भी कहते हैं और पर्शिया भी कहते हैं। ईरान और यूनान के बीच ये मैराथन का युद्ध होता है। अब मित्रों मैराथन के युद्ध में जो ईरान का जो सेनापति होता है उसका नाम होता है आर्टिफिनिस। और मित्रों यूनान की तरफ से 2 सेनापति इसमें भाग लेते हैं। कौन होते हैं? एथेंस के 2 सेनापति। एथेंस की तरफ से 2 सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है क्लीमैक्स। एक का नाम होता है क्लीमैक्स और दूसरे का नाम होता है मिल्टियाडीज। दूसरे का क्या नाम होता है? मिल्टियाडीज। ये जो 2 व्यक्ति होते हैं यूनान की सेना की नेतृत्व करते हैं। इस युद्ध में मैराथन के युद्ध में यूनान जो है वो विजयी रहता है और ईरान की जो सेना है वो हार जाती है। मित्रों अब बात करते हैं थर्मोपल्ली के युद्ध की।
थर्मोपल्ली के युद्ध से मित्रों हमें याद आता है हमारे देश में मेवाड़ के इतिहास में जब हम हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हैं तो उसको कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपल्ली का युद्ध का नाम दिया। तो मित्रों वो नाम जो है वो यहीं से आया है, थर्मोपल्ली का युद्ध। मित्रों ये होता है 480 ईस्वी पूर्व में। इसकी जो तारीख डेट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और मित्रों ये यूनान और ईरान के बीच दूसरा युद्ध जो था वो थर्मोपल्ली का युद्ध था। लेकिन इस युद्ध से पहले मित्रों 481 ईस्वी पूर्व में यूनानी और राज्यों द्वारा कोरिंथ नामक एक स्थान पर कोरिंथ नामक एक स्थान पर क्या किया जाता है, एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें यूनान के सभी नगर राज्य शामिल होते हैं। यूनान के सभी नगर राज्य स्थान पर सम्मेलन, इसमें यूनान के सभी जो नगर राज्य होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। इस युद्ध में मित्रों जो थर्मोपल्ली की युद्ध की योजना बनाने के लिए सम्मेलन होता है और कोरिंथ नामक स्थान पर होता है 481 ईस्वी पूर्व में। और इस युद्ध में मित्रों जो थर्मोपल्ली का युद्ध होता है 480 ईस्वी पूर्व में, इसमें ईरानी सेना का जो नेतृत्व है, ईरानी सेना का नेतृत्व मार्सी नामक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ये मार्सी ईरानी सेना का नेतृत्व करता है, मार्सी द्वारा किया जाता है ईरानी सेना का नेतृत्व। इसके बाद मित्रों जो यूनान की ओर से जो सेना होती है वो होती है स्पार्टा की। स्पार्टा जो है वो इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और मित्रों स्पार्टा की ओर से जो नेतृत्व है, स्पार्टा का जो नेतृत्व है वो लियोनिडास करता है, लियोनिडास। स्पार्टा का नेतृत्व कौन करता है? लियोनिडास। ये जो नाम है मित्रों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए आप इन्हें नोट करके रखिए। लियोनिडास द्वारा स्पार्टा का नेतृत्व किया जाता है। स्पार्टा जो होता है मित्रों वो अपनी स्थल सेना के लिए जाना जाता है। स्पार्टा की जो स्थल सेना होती है बहुत मजबूत होती है। स्थल सेना बहुत मजबूत होती है और स्पार्टा का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? लियोनिडास। एथेंस जो है मित्रों वो अपनी जल सेना के लिए प्रसिद्ध था। एथेंस किसके लिए प्रसिद्ध था? जल सेना के लिए। और स्पार्टा स्थल सेना के लिए प्रसिद्ध था। जल सेना के लिए प्रसिद्ध। इस तरह मित्रों ये यूनान के जो दोनों नगर राज्य थे वो अपनी अपनी जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी, जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में अपनी सेना के प्रशिक्षण में बिल्कुल परफेक्ट थे, सामर्थ्य थे। और इसीलिए ये जो थर्मोपल्ली का युद्ध होता है इसमें मित्रों दोनों ही यूनान के जो दोनों नगर राज्य है वो दोनों ही हिस्सा लेते हैं, स्पार्टा और एथेंस। मित्रों एथेंस की तरफ से जो इस युद्ध का नेतृत्व करता है उसका नाम होता है यूरोविडियास। यूरोविडियास यूरोविडियास जो होता है वो एथेंस का सेनापति होता है। एथेंस का नेतृत्व करता कौन से युद्ध में? थर्मोपल्ली के युद्ध में। मित्रों थर्मोपल्ली में युद्ध में एपिलिडियास नाम का एक व्यक्ति होता है। एपियालिडीज नाम का एक व्यक्ति होता है जो यूनान के साथ विश्वासघात करता है। यानी कि यूनान का जो एक गुप्त रास्ता होता है, पीछे वाला दर्रा, यूनान की सेना की पीछे वाला एक दर्रे का मार्ग होता है। वो दर्रे का जो मार्ग होता है ये गुप्त मार्ग होता है जो सिर्फ यूनानी सेना को पता होता है। यूनानी सेना को ही इसकी जानकारी होती है। तो इस जानकारी को
ये जो एपियालिडीज है वो ईरानियों को बता देता है, और जो ईरानियों की जो सेना होती है, फारसी जो सेना होती है, वो यूनानी सेना पर पीछे से आक्रमण कर देती है और इस युद्ध में यूनान की मित्रों पराजय हो जाती है। थर्मोपली का जो युद्ध है वो यूनान हार जाता है। तो मित्रों ये युद्ध जो है वो विश्वासघात जो है उसकी वजह से यूनान हार जाता है। मित्रों आज भी हम जब इतिहास उठाकर देखते हैं तो इसमें ये विश्वासघाती जो होते हैं वही क्या है युद्ध में वीरों को धराशायी करते हैं। बाकी जो कोई भी व्यक्ति वीर जो व्यक्ति होता है वो युद्ध जल्दी से नहीं हारता, बल्कि विश्वासघाती जो लोग होते हैं यही अपनी कर्तव्य निष्ठा का सही पालन नहीं करते और देश को विदेशियों के हाथ में दे देते हैं। तो थर्मोपली के युद्ध में भी यही स्थिति हुई। यूनान जो है वो इस युद्ध में हार जाता है। इस व्यक्ति के विश्वासघात के कारण, एपियालिडीज के विश्वासघात के कारण यूनान इस युद्ध में हार जाता है। इस तरह देखते हैं मित्रों थर्मोपली का जो युद्ध है वो ईरान के पक्ष में रहता है, फारस के पक्ष में रहता है। और मित्रों थर्मोपली के युद्ध को स्थल का युद्ध भी कहा जाता है। थर्मोपली के युद्ध को स्थल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। स्थल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये था मित्रों थर्मोपली का युद्ध जो यूनान और फारस के सेनाओं के बीच लड़ा गया। अब इसके बाद का जो युद्ध है वो है मित्रों आर्टिमीजियम का युद्ध। आर्टिमीजियम का युद्ध मित्रों ये आर्टिमीजियम का युद्ध भी 480 बीसी में लड़ा गया और इस युद्ध में थर्मोपली को ये जो युद्ध है आर्टिमीजियम का युद्ध, इसको थर्मोपली के युद्ध का ही भाग माना जाता है। मित्रों इसमें यूनान की जल सेना और ईरान की जो जल सेना थी उसके बीच में युद्ध होता है और इसमें जो एथेंस की जल सेना होती है उसको पराजित किया था किसने, ईरानी सेनाओं ने, और एथेंस को नष्ट कर दिया। आर्टिमीजियम के युद्ध को मैराथन के युद्ध का बदला भी कहा जाता है। जैसे एथेंस के पास क्या थी, शक्तिशाली जल सेना थी। एथेंस के पास क्या थी, शक्तिशाली जल सेना। और जो ईरान होता है तो इसके पास भी जल सेना तो थी लेकिन उतनी वो बात नहीं थी एथेंस की। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इसने ईरान की जो जल सेना ने एथेंस की जो जल सेना थी उसको पराजित कर दिया और ईरानी सेनाओं ने एथेंस को नष्ट कर दिया। आर्टिमीजियम का जो युद्ध है मित्रों वो मैराथन के युद्ध का बदला कहा जाता है। मैराथन का युद्ध का बदला कहा जाता है क्योंकि मित्रों मैराथन के युद्ध में यूनानी सेनाओं ने ईरान की सेनाओं को हरा दिया था, ईरान की पराजय हो गई थी। तो मैराथन का बदला कहा जाता है आर्टिमीजियम के युद्ध को। यहाँ पर भी ईरानी सेनाओं ने यूनान की सेना को हराकर मैराथन के युद्ध का बदला लिया। तो आर्टिमीजियम के युद्ध में ईरान की सेना विजयी रहती है। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं सेलेमिस के युद्ध के बारे में। सेलेमिस का युद्ध भी मित्रों 480 बीसी में होता है। 480 बीसी में होता है और इस युद्ध में एथेंस की ओर से थेमिस्टोक्लीज ने हिस्सा लिया। एथेंस का नेतृत्व कौन कर रहा था, थेमिस्टोक्लीज। थेमिस्टोक्लीज नाम का व्यक्ति जो था वो एथेंस का नेतृत्व कर रहा था। थेमिस्टोक्लीज जो था मित्रों वो जल सेना का प्रधान था। एथेंस की जो जल सेना थी उसका प्रधान था। इसके नेतृत्व में ईरानी सेनाओं को पराजित किया गया और इस युद्ध के बाद मित्रों स्पार्टा में
पोसोनियस राजा बन गया। मित्रों, ईरानी सेनाएं जो थी इस युद्ध में यूनान से पराजित हो गई, एथेंस से पराजित हो गई। पराजित हुई ईरानी सेना। कौन से युद्ध में? सेलेनिक युद्ध में 480 BC में हुआ। और इस युद्ध में थेमिस्टोक्लीज ने एथेंस का नेतृत्व किया। थेमिस्टोक्लीज जो था वो जल सेना का प्रधान था एथेंस की, और इसने ईरानी सेनाओं को पराजित कर दिया। और इस युद्ध के बाद स्पार्टा में एक राजा बना जिसका नाम था पोसोनियस। राजा बना स्पार्टा। इसके बाद मित्रों एक युद्ध के बारे में और पढ़ते हैं जिसका नाम है प्लेटनिया का युद्ध। प्लेटनिया का जो युद्ध था वो होता है 482 ईस्वी पूर्व में। 482 ईस्वी पूर्व में। और मित्रों इस युद्ध में एथेंस ने ईरान के खिलाफ स्पार्टा से सहायता मांगी। इस युद्ध में एथेंस ने ईरान के खिलाफ स्पार्टा से सहायता मांगी, क्योंकि एथेंस और स्पार्टा दो अलग अलग नगर राज्य थे, दोनों में अलग अलग शासन व्यवस्था थी और दोनों में कुछ बनती भी नहीं थी मित्रों, मतभेद भी थे कई। और इन्होंने एथेंस अब क्या चाहता था कि ये स्पार्टा और एथेंस दोनों मिलकर ईरान का मुकाबला करे और ईरान से इन्होंने सहायता मांगी। ईरान के खिलाफ स्पार्टा से इन्होंने सहायता मांगी ईरान के खिलाफ। तीसरे मित्रों प्लेटिनिया के युद्ध में स्पार्टा ने ईरान को पराजित कर दिया। जब स्पार्टा भी एथेंस के साथ मिल गया तो दोनों ने मिलकर क्या किया? ईरान को पराजित कर दिया। इसके बाद मित्रों पढ़ते हैं माइकेल का युद्ध। माइकेल का युद्ध भी मित्रों 479 ईस्वी पूर्व में होता है। और इस युद्ध में मित्रों माइकेल नामक एक पहाड़ी जो एशिया माइनर में स्थित होती है, एशिया माइनर एक स्थान है। एशिया माइनर से हम जो वैदिक सभ्यता का बहुत कोई जो अभिलेख मिला है उसके बारे में जब इस स्थान का जिक्र आता है तो वही एशिया माइनर है मित्रों। एशिया माइनर नामक स्थान पर एक पहाड़ी होती है जिसका नाम होता है माइकेल। माइकेल पहाड़ी। इस पहाड़ी के नजदीक मित्रों समीप ये युद्ध लड़ा जाता है जिसमें एथेंस ने फिर से क्या किया? ईरान को पराजित कर दिया। माइकेल का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइकेल पहाड़ी पर लड़ा गया और माइकेल के युद्ध में मित्रों एथेंस ने ईरान को पराजित कर दिया। तीसरा मित्रों आगे इसके बाद एक युद्ध और होता है जिसका नाम है सेस्टीज का युद्ध। क्या नाम है इसका? सेस्टीज का युद्ध। ये होता है 479 ईस्वी पूर्व में। 3 युद्ध होते हैं मित्रों, तीनों ही ये 479 ईस्वी पूर्व में होते हैं। इस युद्ध में मित्रों यूनानी राज्यों ने मिलकर ईरानी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और यूनान में नीति बनी कि किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा, यानी कि अब यूनान भी जो था वो साम्राज्यवादी नीति को अपना रहा था। सेस्टीज के युद्ध में इसने बहुत से ईरानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ईरानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कौन से युद्ध में? सेस्टीज के युद्ध में। युद्ध था 482 ईस्वी पूर्व में और इसमें यूनान ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और यूनान ने ईरान के बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मित्रों हम पढ़ते हैं थेमिस्टोक्लीज।
थेमिस्टोक्लीज क्या था? 478 ईस्वी पूर्व में मित्रों एथेंस के युद्ध के बाद की जो नीति अपनाई गई इसको थेमिस्टोक्लीज कहा गया। थेमिस्टोक्लीज एक शासक था जिसने ये नीति चलाई। तो इसके बारे में मित्रों हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।